हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। हम लोगों ने आईपीसी को पढ़ा, अब हम लोग सीआरपीसी को पढ़ते हैं। सीआरपीसी का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब सीआरपीसी और आईपीसी क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। पहले आईपीसी की धारा में सामान्यतः इस बात का वर्णन है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे कौन सी सजा मिलेगी। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यानी सीआरपीसी में यह बताया गया है, या कह सकते हैं सीआरपीसी के धारा में यह बताने की कोशिश की गई है और यह बताया गया है कि अगर किसी को दंड दिया गया तो किस प्रक्रिया के आधार पर दंड दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया, तो वो आईपीसी धारा के अंतर्गत दिया गया उसे मृत्युदंड। लेकिन मृत्युदंड देने के बाद क्या तुरंत उसे फांसी पर लटका दिया जाता है? ऐसा तो होता नहीं। विभिन्न प्रकार के प्रोसेस जो होते हैं वो अपनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोसेस को अपनाया जाता है, फिर जाके उसे फांसी दी जाती है। तो ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो सीआरपीसी में उसका वर्णन है। पहला क्वेश्चन सीआरपीसी से यही आएगा कि भारत में जो दंड प्रक्रिया संहिता है कब आई। भारत में जो सीआरपीसी है वो कब आई? तो 1973 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लागू हुई। कब ये लागू हुई? तो 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया, यानी इस डेट को आपको याद रखना है। ठीक है। इससे पहले भी प्रक्रिया संहिता थी जो 1898 में लागू हुई थी, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है इसी के अनुसार पूरा प्रक्रिया हो रही है, तो यही पूछा जाएगा। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1974। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में या सीआरपीसी में कितने अध्याय हैं, कितने धारे हैं? कितना अध्याय है, कितना धारा है? तो अध्याय कितना है? 37 अध्याय है। और धारा कितना है? 484 धारा है। सूची कितनी है? 2 सूची है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी संविधान के किस सूची में है? समवर्ती सूची में है, या राज्य सूची में है, या संघ सूची में है? तो संविधान में 3 सूची बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो सीआरपीसी को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इस सूची में जो भी चीजें हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि समवर्ती में है तो दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ फेरबदल राज्य अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं धारा 2A क्या कहता है? जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध यानी कि ऐसा अपराध जो आपने किया और आपको जमानत मिल जाए। जमानत मिल जाए। तो जमानतीय अपराध एक ऐसा अपराध है जो प्रथम सूची में जमानतीय अपराध के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि यहां पर जमानतीय अपराध को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया है कि प्रथम सूची में यानी कि सीआरपीसी की प्रथम सूची में वही अपराध के क्या दिए गए हैं? विवरण दिए गए हैं कि ये अपराध क्या है? जमानतीय अपराध है। ठीक है। अगर उन अपराधों में आप कोई अपराध करते हैं तो आपको तुरंत
जमानत मिल सकती है। क्या? तुरंत जमानत मिल सकती है। अगली धारा, धारा 2D। क्या? धारा 2D। धारा 2D में परिवाद को क्या? परिवाद को परिभाषित किया गया है। क्या? परिवाद को परिभाषित किया गया है। अब परिवाद क्या होता है इसको हम पहले समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसको लेकर आप कहाँ जाते हैं? थाने में जाते हैं। क्या? थाने में जाते हैं। और थाने में जब आप गए FIR करने, तो हो सकता है कि वहां पर राजनीतिक दबाव या जो थानेदार हो वो आपका FIR ना लिखे, क्योंकि आप गरीब हैं। अब आप गरीब हैं, FIR नहीं होता है, विभिन्न नेताओं का थाना में दबाव रहता है, तो अब आप क्या करेंगे? बिना FIR के क्या कोई अन्याय मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। कैसे? अब FIR नहीं लिखा गया तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। क्या? मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप वहां क्या? परिवाद पेश कर सकते हैं। क्या? परिवाद पेश कर सकते हैं कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, इन्होंने अपराध किया है। क्या? अपराध किया है। ठीक। तो परिवाद का अर्थ क्या हुआ कि आप का FIR नहीं किया जाता तो आप परिवाद शुरू कर सकते हैं कि जिसने अपराध किया है। जांच, धारा नंबर 2G। क्या? धारा नंबर 2G में जांच को परिभाषित किया गया है। क्या? जांच को परिभाषित किया गया है। अब जांच क्या है इस धारा के अंतर्गत? ऐसी जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा कराई जाए। क्या? इस संहिता के अधीन यानी कि CRPC के अंतर्गत जांच का मतलब क्या है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो जांच कराई जाती है। धारा 2C, धारा 2C क्या कहता है? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो वारंट क्या होता है इसको समझ। आपने कोई अपराध किया, क्या? कोई अपराध किया तो आपको गिरफ्तार करने के लिए एक आदेश निकाला जाता है। उसी आदेश को वारंट कहते हैं। क्या? उसी आदेश को वारंट कहते हैं। अब वो आदेश अगर नहीं है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें वारंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने वैसा अपराध किया है तो आपको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण और दंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगली धारा, धारा 2L या ठा के अनुसार असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसा अपराध जो बिना वारंट के पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण। अब यहां पर असंज्ञेय अपराध 2L में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है तो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या? बिना वारंट के उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध है क्या, इसको हम समझते हैं। संज्ञेय अपराध का अर्थ सीधा सीधा ये है कि आप कोई अपराध करते हैं तो आप जानते हैं कि यह अपराध है। क्या? आप कोई अपराध करते हैं तो आप यह जानते हैं कि यह अपराध है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो क्या हुआ? संज्ञेय अपराध। लेकिन अगर आपको पता नहीं है
क्या आपको पता नहीं है कि ये अपराध है या नहीं है, और आप वो काम करते हैं, या हो सकता है व्यवस्था में करते हो, किसी की हत्या करना है तो ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि आपने किया, यानी कि उस अपराध के बारे में आप जानते नहीं हैं, और आपकी जो आंतरिक इच्छा है, आपका जो दिल है, वो भी उसके साथ नहीं है, व्यवस्थावश कर रहा है, तो उसे असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगला है धारा 2 या 2O। इसमें पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को परिभाषित किया गया। क्या ये परिभाषित है? परिभाषित किया गया। अब भार साधक अधिकारी होता कौन है, इसको हम समझते हैं। अब कोई भी थाना है तो थाना में जो मेन होगा, मेन मतलब दरोगा से ऊपर जो सबसे बड़ा कह सकते हैं पोस्ट होगा थाना में, थाना में जो सबसे बड़ा पोस्ट होगा उसे ही क्या बोलेंगे, भार साधक अधिकारी बोलेंगे। यानी उस थाने का पूरा भार उसी पर है, उसी के नेतृत्व में होता है। ठीक है, तो भार साधक अधिकारी को किसमें परिभाषित किया गया है, 2 में, क्या 2 में परिभाषित किया गया है, या 2O कह सकते हैं। ठीक है, अगला धारा 2S या धा, क्या धारा 2S या धा में थाना को परिभाषित किया गया है। क्या थाना को परिभाषित किया गया, किस धारा में, धारा 2S या धा। ठीक है, अब थाना क्या है, सीआरपीसी में क्या बताया गया कि राज्य यानी कि सरकार, राज्य जिसे भी थाना घोषित कर दे वो थाना होगा। क्या जिसे भी थाना घोषित कर दे वो थाना होगा। अगली धारा क्या कहती है, 2पा या 2U। इसमें लोक अभियोजक, क्या लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। क्या लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। अब लोक अभियोजक क्या होता है, लोक अभियोजक का अर्थ क्या, वकील, क्या सरकारी वकील जो होते हैं उनको लोक अभियोजक कहा जाता है। ठीक है, अब परिभाषित यहाँ क्या किया गया, क्या परिभाषित क्या किया गया कि जिसे सरकार नियुक्त करती है, कह सकते हैं जिसे सरकार नियुक्त करती है जिस वकील को, उसे लोक अभियोजक कह सकते हैं। ठीक है, अगली धारा देखते हैं, धारा 2बा, क्या धारा 2बा या 2W में सम्मन के मामलों को, क्या सम्मन के मामलों को परिभाषित किया गया। क्या सम्मन के मामलों को परिभाषित किया गया है, किसमें, 2बा में। सम्मन क्या होता है, सम्मन जब अदालत क्या कोई नोटिस भेजती है, क्या नोटिस भेजती है। एग्जाम्पल समझे, आपने कोई काम किया, काम क्या किया आपने, दो ग्रुप हैं जिन्होंने झगड़ा किया, उसमें आपने एक ग्रुप के फेवर में क्या दिया, अपना नाम लिखा है कि मैं साक्ष्य देता हूं, मैंने देखा है, ठीक है, गवाही देता हूं, ऐसे कर सकते। अब आपने लिखवा दिया अपना नाम, लेकिन आप जाते नहीं, क्या आप न्यायालय में गए नहीं, तो न्यायालय क्या करेगा, सम्मन आपको भेजेगा, यानी कि नोटिस भेजेगा, सम्मन भेजेगा कि आप न्यायालय में आए, क्या न्यायालय में आए, पेश हो, आए या पेश हो, तो उसी को बोला जाता है सम्मन। यानी कि न्यायालय जब कोई किसी व्यक्ति को बुलाता है तो उसको सम्मन बोला जाता है। अब धारा 2X या 2भा में वारंट को परिभाषित किया गया, क्या वारंट को परिभाषित किया गया है। अब वारंट न्यायालय से प्राप्त शक्ति है, क्या वारंट क्या है, न्यायालय से प्राप्त शक्ति है। ठीक है, अब वारंट को हम समझते हैं, क्या वारंट को हम समझते हैं, जैसे न्यायालय ने किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम से आदेश दिया कि इस व्यक्ति को क्या
पकड़कर हमारे सामने लाओ या पकड़ो, तो इसे ही वारंट बोलेंगे। क्या? इसे ही वारंट बोलेंगे। जब वो पुलिस को न्यायालय क्या देती है, आदेश देती है कि इस व्यक्ति को पकड़कर सामने लाओ, पेश करो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं। अगली धारा है धारा 2 पा या 2R। इसमें पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया। क्या? पुलिस रिपोर्ट को या FIR को कह सकते हैं, FIR को परिभाषित किया गया है। यानी FIR क्या कहा गया यहाँ पर FIR को कहा गया कि कार्यवाही के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना। क्या? कार्यवाही के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना जो होती है वही क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट होती है। क्या? पुलिस रिपोर्ट होती है। अगली धारा 6 में राज्य को निम्नलिखित वर्ग के दंड न्यायालय होंगे। यानी धारा 6 में क्या कहा है, राज्य में निम्नलिखित वर्ग के दंड न्यायालय होंगे। यानी राज्य में किस प्रकार के न्यायालय होंगे, इसको स्पष्ट किया गया। तो 5 प्रकार के न्यायालय बताए गए। उच्च न्यायालय। क्या? उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर के मजिस्ट्रेट, ठीक है, और फिर प्रथम वर्ग के आप कह सकते हैं सेशन न्यायालय, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये 5 प्रकार के न्यायालय को क्या किया गया है, धारा 6 में रखा गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कितने प्रकार के न्यायालय को धारा 6 में रखा गया। तो 6 प्रकार के जो न्यायालय हैं उनको धारा 6 में रखा गया है। ठीक है। धारा 8 में महानगर को परिभाषित किया गया। क्या? महानगर को परिभाषित किया गया। क्या बताया गया? 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वो महानगर होंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि किस धारा में महानगर को परिभाषित किया गया है, तो आप 10 लाख को याद रखेंगे। धारा 24। क्या? धारा 24 की उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक राज्य प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। क्या? लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा, यानी प्रत्येक जिले के लिए एक वकील की नियुक्ति राज्य करेगा। ठीक है। लोक अभियोजक 7 वर्ष से अधिवक्ता होना चाहिए, यानी जो लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी वो कम से कम 7 वर्ष से अधिवक्ता हो, यानी 7 वर्ष से वकील का काम कर रहा है। अगर विशेष लोक अभियोजक है तो उसे 10 वर्ष तक विधि का अनुभव होना चाहिए, यानी 10 वर्ष तक वकालत करना चाहिए। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि धारा किसमें लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, तो धारा 24 उसकी उपधारा 23। अगला धारा है 25 सहायक लोक अभियोजक। क्या? सहायक लोक अभियोजक के बारे में। ठीक है, यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। धारा 25 का में अभियोजन निर्देशालय। क्या? अभियोजन निर्देशालय के बारे में है। अब जितने भी लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई उन पर नियंत्रण या उन पर प्रशासन कौन करता है, उसे ही बोलते हैं क्या? अभियोजन निर्देशालय। क्या? अभियोजन निर्देशालय बोलते हैं। ठीक है। अगली धारा है 28 उच्च न्यायालय विधि द्वारा स्थापित कोई भी दंड दे सकता है, यानी न्यायालय जो है विधि द्वारा जो स्थापित है वही दंड दे सकता है। यानी इस अपराध के लिए यह दंड है तभी उसे न्यायालय दे सकता है। अगर अपराध के लिए कोई दंड नहीं है, नहीं बनाया गया है, तो उससे कोई न्यायालय दंड नहीं दे सकता। अगली धारा 28। क्या? धारा 28 सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा स्थापित कोई भी दंड दे सकता है, किंतु मृत्यु दंड में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। क्या? यहाँ सेशन न्यायाधीश के बारे में बताया गया कि सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा कोई भी स्थापित कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है तो उसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि लेनी होगी, यानी उच्च न्यायालय के सहमत से ही जो जिला न्यायालय है वो मृत्युदंड दे सकते हैं। ठीक है। अगली धारा है 28(3). इसमें क्या बताया गया?
सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक क्या कारावास, क्या यह है कारावास, 10 वर्ष तक कारावास दे सकता है। क्या 10 वर्ष तक कारावास दे सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। सेशन न्यायालय अधिकतम कितना कारावास दे सकता है, 10 वर्ष तक। 29(1) धारा 29(1) में क्या बताया गया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक दंड दे सकता है। 29(2) प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष का दंड दे सकता है, 10,000 रुपया जुर्माना दे सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, आ सकता है एग्जाम में। बस याद रखने क्या, एग्जाम जाते समय एक बार केवल आप देख लीजिए तो याद रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।